नमस्कार। 5 की बात में मैं कादम्बरी शर्मा हूं आपके साथ। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनावों की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 2 चरणों में 60 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका है। अब सभी दलों ने अगले चरण के लिए प्रचार तेज कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ने ही आज कूच बिहार के अलग अलग इलाकों में रैली की। शीतलकुची में जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने अब तक 60 सीटों पर हुए चुनाव में 50 सीट पर बीजेपी की जीत का दावा किया। साथ ही ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि कल नंदीग्राम में तय हो गया है कि वो वहां से हार रही हैं। वहीं ममता बनर्जी ने पलटवार किया, कहा कि मैं नंदीग्राम से पक्का जीतूंगी, चिंता की कोई बात ही नहीं। पहले 2 चरण के चुनाव पर नजर है या नहीं है ना? क्या हुआ है वहां? कमल खिला है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? मेरी बात याद रखिए, 60 में से 50 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। दीदी, आपका जाने का समय आ चुका है। अब आप बच नहीं सकती है। दीदी खुद नंदीग्राम से चुनाव से बढ़ रहे हैं। देश भर में कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं और दिल्ली में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 16 मार्च को दिल्ली में लगभग 425 केस थे और आज कल की रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में अभी जारी होने वाली है। उसमें आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3583 केसेस हैं, 3583 केसेस हैं। एक तरह से दिल्ली, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति को एनकाउंटर किया है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम सरकार में इस स्थिति के ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं और जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से ये केसेस तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफी पिछले उसके मुकाबले काफी कम है। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस 3-4 हजार केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1700 के करीब पेशेंट्स थे और आज लगभग 800 के करीब 50% के करीब पेशेंट्स हैं। उन दिनों में जब डेली 3-4 हजार केसेस आ रहे थे, 40 के करीब मौत डेली हो रही थी। आज 10-12 के करीब मौत डेली हो रही हैं। तो अभी ये वाली जो वेव आई है ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है। होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। लेकिन आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था
और आईसीयू की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर आज हम लोगों ने विचार किया है और इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया है कि कैसे कैसे किन किन स्टेजेस के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब सरकारी अस्पतालों के अंदर कितने कितने बढ़ाए जाएंगे, उसकी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट पूरा सिस्टम जो है, कोरोना में अगर आने वाले समय में केसेस इसी तेजी के साथ बढ़ते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज पूरी प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि हमारे सामने मोटे मोटे तौर पे 3 काम हैं। एक, इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, जिसमें हम हमेशा कहते हैं टेस्ट, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। उसको बहुत एग्रेसिवली अब किया जा रहा है और जहां जहां कंटेनमेंट जोन्स बनाने की जरूरत है वहां कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें सरकार का रोल तो शायद बहुत कम है। सबसे बड़ा रोल जनता का है, सबसे बड़ा रोल आपका है। हम दिल्ली वालों ने पिछली 3 पीक्स को कितनी खूबसूरती के साथ टैकल किया और हम कामयाब हुए। मैं आज आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि फिर से वापस मास्क पहनना चालू कर दीजिए। इसको मास्क को यही एक चीज है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ लगातार धोना। ये अगर हम करेंगे तो इसको फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारे लिए उचित हॉस्पिटल में जगह होनी चाहिए, हमारे अच्छा इलाज होना चाहिए। उसके ऊपर सरकार उचित कदम उठा रही है। और तीसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा उतना ज्यादा इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है। कल हम लोगों ने 71,000, दिल्ली में 71,000, हमारी कैपेसिटी अब 96,000 की हो गई है, 71,000 वैक्सीनेशन किए। हमें 2 दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन की है कि जहां भी वैक्सीनेशन होगा वो केवल और केवल अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर हो सकता है। उसमें शुरू में ये डर था कि अगर वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट हो गए, कोई रिएक्शन हो गया, तो वहां पे तुरंत कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन अब तो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए लगभग वैक्सीनेशन करते हुए। कल बता रहे हैं 71,000 हमने वैक्सीनेशन किए, जिसमें 4 लोगों को थोड़ा बहुत वो हुआ रिएक्शन वगैरह और वो ठीक हो गए। घंटे 2 घंटे के अंदर वो लोग ठीक हो गए। तो अब ये तो सामने आ गया कि ये सेफ है। तो अगर ये सेफ है तो केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई 100 हजारों हम फैसिलिटीज क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। उसकी हम पूरी, इसके बारे में उचित व्यवस्था की जा सकती है कि जहां जहां करेंगे हम एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, तुरंत कोई फर्स्ट एड का इंतजाम कर दें, उनको अगर किसी को बाई चांस कोई रिएक्शन वगैरह होता है तो उसको देखभाल करने का इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉन हेल्थ फैसिलिटीज में अलाउ नहीं करेंगे तो इसकी एक सीमा है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे। और दूसरा ये कि अब ये उम्र 45 साल की उम्र वाला क्लॉज हटा के और सारी जनता को एक साथ वैक्सीनेट, युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कार्य कर देना चाहिए ताकि हमें सबको इससे निजात मिल सके, कोरोना से निजात मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसको पूरे गौर करेगी और युद्ध स्तर के ऊपर राज्य सरकारों को अपने स्तर पे वैक्सीनेशन करने की इजाजत देगी। और अंत में मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं और ये चौथी वेव भी हम लोग जरूर इस पे काबू पाएंगे। लेकिन आपसे फिर से अपील है कि मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को लगातार साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करते रहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को, जहां वो कह रहे हैं कि जनता से अपील कर रहे हैं, बढ़े हुए मामलों की पर चिंता भी जता रहे हैं और वैक्सीनेशन को एक युद्ध स्तर पर करने की बात कर रहे हैं। एंटीलिया केस में या सचिन वाजे केस में आखिर रूम नंबर 1964 का रहस्य क्या है? इसमें कई मामले, कई पॉइंट जो हैं वो सामने आए हैं। जैसे नरीमन पॉइंट में सचिन वाजे के लिए होटल की बुकिंग थी। 100 दिनों के लिए 5 स्टार होटल की बुकिंग की गई थी। एक बिजनेसमैन ने 12 लाख में ये बुक किया था। किसी विवाद में बिजनेसमैन की मदद कर रहा था वाजे। एक ट्रैवल एजेंट के जरिए होटल की बुकिंग हुई थी। वाजे की फोटो वाले फर्जी आधार कार्ड से ये बुकिंग की गई थी। सुशांत सदाशिव खामकर के नाम पर रूम लिया गया था। 1964 नंबर रूम से ऑपरेट कर रहा था सचिन वाजे और होटल से ही अवैध वसूली का रैकेट चल रहा था। और इस पर और जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। रूम नंबर 1964 में ये अपना एक्सटॉर्शन रैकेट चलाते थे मिस्टर सचिन वाजे, ऐसा एनआईए का कहना है। इन्होंने जो बुकिंग की गई थी, एक बिजनेसमैन ने बुकिंग की थी। एनआईए के पास इस तरह की वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी हैं जो उन्होंने होटल अथॉरिटीज से ली हैं, जिसमें वो इनोवा गाड़ी में अंदर आए हैं और अपनी एक लैंड क्रूजर में जो है वो बाहर गए थे। उस गाड़ी में कुछ बैग्स भी मिले थे। एनआईए ने उस रूम की सर्चेस भी की हैं, वहां से भी उन्हें बहुत पुख्ता सबूत एनआईए का कहना है कि वो मिले हैं। यही नहीं, अपनी पूछताछ के दौरान सचिन वाजे ने यह भी बताया है कि जो मर्डर केस से रिलेटेड कुछ एविडेंसेस जो हैं उन्होंने मिटाने की कोशिश की थी और वो एविडेंसेस उन्होंने मीठी नदी में जो है वो फेंक दिए थे। एनआईए ने डाइवर्स के मदद से वहां से जो मीठी नदी है वहां से एविडेंसेस रिट्रीव भी किए हैं, जिनमें लैपटॉप भी है और हार्ड डिस्क भी हैं। एनआईए कह रही है कि वो अब उनका फोरेंसिक एग्जामिनेशन करवा रही है। जहां तक ये एक्सटॉर्शन रैकेट का सवाल है, जब यहाँ पे सचिन वाजे जो ये टॉप मोस्ट होटल है जो नरीमन पॉइंट में, वहां पे रह रहे थे, वहां पे अपनी ड्यूटी के लिए भी रिपोर्ट कर रहे थे, तो पूरा एक सिलसिलेवार जो एक चेन है वो एनआईए एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुई है। एनआईए का कहना है कि वो 3 दर्जन से अधिक पुलिस अफसरों से भी इस मामले में बातचीत कर चुकी है, जिनमें सीनियर मोस्ट रैंकिंग जो है वो एक डीसीपी अधिकारी हैं, उन सबसे पूछताछ कर रही है। तो कई और खुलासे भी आने वाले दिनों में होंगे और इनमें से कई ऐसे अधिकारी हैं जिनकी कॉम्प्लिसिटी जो है इन केसेस में फुल प्रूफ की तरह सामने आ रही है, जिसका मतलब ये है कि ये लोग भी आने वाले दिनों में अरेस्ट किए जा सकते हैं। तेजी से बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच पुणे में सख्ती बढ़ा दी गई है। 7 दिन की कुछ पाबंदियां फिलहाल लगाई गई हैं। शाम 6 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दोपहर में धारा 144 लागू होगी। सभी धार्मिक स्थलों पर ताला रहेगा। बार, रेस्टोरेंट, होटल बंद रहेंगे। सिर्फ पार्सल सेवा चलेगी। सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होंगे। शादी समारोहों में सिर्फ 50 लोग होंगे। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग होंगे। सार्वजनिक बस सेवा पर रोक लगाई गई है। उधर मुंबई में अकेले दादर इलाके से एक दिन में 104 नए मामले सामने आए हैं। यहां एक हफ्ते में कोरोना के मामलों में 30% तक की बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ते मामलों और सरकार की तमाम हिदायतों के बावजूद यहां लोग नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। यहां बाजार में लगातार भीड़ रह रही है, जबकि बीते 15 से 20 दिनों से कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए यहां पर कोरोना टेस्टिंग में तेजी लाई गई है। कोरोना के बढ़ते मामले देख जहां एक और महाराष्ट्र सरकार सख्ती बढ़ा रही है, वहीं पहले से परेशान व्यापारियों की चिंता बढ़ती जा रही है। उनका कहना है कि ग्राहक ना के बराबर हैं और अगर सख्ती बढ़ाई गई तो इसका असर अर्थव्यवस्था और रोजगार पर पड़ेगा। आमतौर पर मुंबई की इन सड़कों पर आप खरीदारों की भीड़ देखा करते थे, लेकिन जिस तरह से कोविड के बाद जो नए एसओपीज बनाए गए हैं और उसके बाद एक बार ये भी कहा जा रहा है कि फिर से और सख्त एसओपीज लाए जाएंगे, उसका प्रभाव लगभग सभी व्यापार पर पड़ा है। आप जितने दुकान देखेंगे लगभग सभी दुकान खाली पड़े हैं। जो व्यापारी हैं
वो परेशान हैं, उनकी जेब पर इनका असर पड़ा है। भले वो पेंट का दुकान हो या मेरे दाहिने तरफ अगर आप कपड़ों की दुकानों को देखें तो जो व्यापारी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं ग्राहकों का। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से नए SOPs लाए गए हैं, रात को 8 बजे तक दुकानों को बंद करने की बात की गई है और अब ये भी कहा जा रहा है कि इससे भी नए SOPs लाए जाएंगे, जिसके लिए 4:30 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठक करने वाले हैं, जिसमें और सख्ती लाई जा सकती है। उसका प्रभाव कहीं ना कहीं व्यापार पर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। हम एक पेंट के शॉप में फ़िलहाल मौजूद हैं, जहां पर आमतौर पर अगर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में आप देखते हैं तो काफ़ी भीड़ होती है। अगर आप दादर और उसके आसपास के इलाके से परिचित हैं तो आपको पता होगा कि कितनी भीड़ होती है। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो ग्राहकों का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले कुछ समय में आपके व्यापार पर क्या कोई असर पड़ा है? लास्ट 15 डेज हम लोग काफ़ी सफ़र कर रहे थे। जो एक अच्छा पिकअप आया था लास्ट क्वार्टर में, एक लॉकडाउन के बाद एक थोड़ा सा वैसा एक काम निकला था कि जिसे हम लोग कुछ जो लास्ट ईयर का हमारा ड्रॉबैक है वो उसको थोड़ा कवर कर सके, तो वो उसमें हम लोग थोड़े बिजी हुए थे। बट वापस से लास्ट 15 डेज से गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से और जो कोविड के हिसाब से हम लोग फेस कर रहे हैं, तो वापस से ऐसा लगता है कि पता नहीं काम कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, और लोग लिटरली डर रहे हैं। लास्ट मार्च में जो कोविड लगा था उसके बाद ऑलरेडी मैंने जो मेरा लेबर फोर्स था मेरी शॉप पे, जो उसमें से करीबन मैंने 60% लोग को निकाल दिए थे। यस, और स्टिल हम लोग खुद हमारे फैमिली जो घर के लोग हैं वही मैनेज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समझने की ज़रूरत यह है कि जो SOPs लाए जा रहे हैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से उसका प्रभाव बिजनेस पर पड़ रहा है, आप देख सकते हैं कि अगर लोगों को काम पर ही नहीं रखा जाएगा तो इसका असर पूरे इकोनॉमी पर पड़ेगा। और इसलिए जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि सरकार जो फैसला ले उसमें ये भी सोचे कि इकोनॉमी का ख्याल किस तरह से रखा जाना चाहिए। क्योंकि पिछले 15 दिनों में जिस तरह से SOPs नए लाए गए थे, इससे पहले वाले जो गाइडलाइंस लाए गए थे, हम सुन रहे हैं कि जो बिजनेस है वो 60% तक उसका प्रभाव पड़ा है, 60% उस पर असर पड़ा हुआ है। अगर इसी तरह से चलता रहेगा या फिर जिस तरह से कहा जा रहा है कि और सख्त SOP लाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका असर आने वाले दिनों में अर्थव्यवस्था पर पड़ता हुआ नजर आएगा। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जिरोहित के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। उधर रॉबर्ट वाड्रा के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। आज उन्होंने एक वीडियो संदेश ट्वीट करके ये जानकारी दी। हालांकि प्रियंका ने साफ किया कि उनकी अपनी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। Just to say that I've been exposed to the coronavirus. So although I tested negative yesterday, the doctors have advised that I self-isolate for a few days. Unfortunately, I have to cancel the program that was scheduled for me for the Assam campaign today and for Tamil Nadu tomorrow and Kerala day after tomorrow. I'd like to apologize to everybody for not being able to be there, and I wish all the candidates that I was supposed to campaign for the very, very best in the election. I hope all of you do well and the Congress is victorious. Thank you. चुनावों के बीच असम के करीमगंज जिले में एक बीजेपी उम्मीदवार की कार में ईवीएम मिलने के मामले में चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है। पीठासीन अधिकारी और 3 अन्य अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पीठासीन अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम में लगे सील सही सलामत हैं। इसके बावजूद राताबाड़ी सीट के बूथ नंबर 149 पर दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया गया है। साथ ही स्पेशल ऑब्जर्वर से रिपोर्ट मांगी गई है। इस्तेमाल की गई गाड़ी पाथरकांडी के बीजेपी उम्मीदवार की पत्नी मधुमिता पॉल के नाम रजिस्टर्ड है। चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर एक विस्तृत बयान दिया है, लेकिन उस बयान से कुछ और सवाल निकल आए हैं। चुनाव आयोग का कहना था कि उस वक्त जो उनको जानकारी मिली है उसके मुताबिक कम से कम 1300 गाड़ियों का काफिला था सड़क पर, लेकिन जो गाड़ी है उसके लोगों ने, जो अधिकारी हैं, उनको किसी भी गाड़ी में क्या जगह नहीं मिली। ट्रैफिक जाम था ऐसा भी वहां पर कहना है, लेकिन तब भी इनकी गाड़ी अलग हो गई इस भीड़ से। ये कैसे हुआ? पूरे राज्य में जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम है, लेकिन इनके आसपास कोई कैसे नहीं था?
गाड़ी में जिससे उन्होंने लिफ्ट ली, चढ़ने से पहले क्यों नहीं पूछा कि ये किसकी गाड़ी है? रात में जहां पर ये लोग रुके थे, जहां इनको रोका गया था नीलम बाजार में, रात के अंधेरे में लोगों ने कैसे पहचाना कि ये अधिकारी चुनाव करवा रहे अधिकारी हैं और उसके बाद पथराव और हंगामा शुरू हुआ? तो ये सवाल अभी भी अनसुलझे नजर आते हैं। राहुल गांधी ने इस पर ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, ईसी की गाड़ी खराब, भाजपा की नीयत खराब, लोकतंत्र की हालत खराब। और असम में कांग्रेस के सहयोगी दल एआईयूडीएफ के नेता बदरुद्दीन अजमल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ध्रुवीकरण नाकाम हुआ, वोटों की खरीद नाकाम हुई, जुमलेबाजी नाकाम, उम्मीदवारों की खरीद नाकाम, 2 मुख्यमंत्री नाकाम, सीएए पर दोहरा रवैया नाकाम, हारी हुई बीजेपी का आखिरी सहारा, ईवीएम की चोरी, प्रजातंत्र की हत्या। और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि बीजेपी पर गलत आरोप लगते रहते हैं। उन्होंने साफ किया कि किसी तरह की बयानबाजी की जरूरत नहीं है, जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी। दिस इज स्पोकन फ्रॉम अ पोजीशन ऑफ वीकनेस फेस्ड बाय इमिनेंट डिफीट। अब आगे देखिए अब क्या होगा कि जो चुनाव आगे बढ़ता जाएगा, ये एक और इल्जाम लगाएंगे, ये आरोप लगाएंगे कि बीजेपी ने मशीनों में कुछ ऐसा यंत्र फिक्स कर दिया था कि बटन तो दबाया जा रहा था हाथ का, लेकिन वोट जा रहा था कमल को। तो ये सारी बातें, और अब लोग इतने समझदार हो गए और हमारा सारा युवा वोटर, आई डोंट थिंक इससे कोई बहुत अधिक अंतर। जांच अपनी जगह होती रहेगी, तो जहां जांच करने वाली एजेंसियां वो अपना काम करे, उसमें इस तरह की बयानबाजी की कोई जरूरत नहीं है, ना गुंजाइश है। अब शिकस्त यानी हार को सामने देखकर भारतीय जनता पार्टी जो करती है वही कर रही है। ईवीएम चोरी, ईवीएम चोरी से होने वाला कुछ नहीं है। 2, 4, 5 आप ईवीएम इधर से उधर ले भी जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं। खबर फरीदाबाद से, जहां के सूरजकुंड में खोरी गांव में आज नगर निगम के दस्ते तोड़फोड़ कर रहे हैं। करीब 100 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण हटाने में जुटे हैं। निगम के अधिकारियों का दावा है कि ये कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर की गई है। वहां कई मकान ध्वस्त कर दिए गए हैं। करीब 2000 पुलिसकर्मी इस काम में लगे। पुलिस के 10 एएसपी और नगर निगम के 3 संयुक्त कमिश्नर इस मौके पर मौजूद हैं, जबकि स्थानीय लोगों की शिकायत है कि उनको इस कार्रवाई से पहले कोई नोटिस तक नहीं दिया गया। मेरे घर में कुछ नहीं, कल रात को एकदम से शाम के टाइम आया पुलिस फोर्स आया, कहते सारी हम तोड़ देंगे इसको। तो एकदम सुबह 8:30 बजे करे सारी तोड़ना चालू कर दिया। बिल्कुल ही बाकी कुछ भी नहीं हुआ। नाला सारा ऐसे कैसे, आधा सामान तो इसमें भी पड़ा है अभी भी। अब बताइए, जो छोटा आज कोरोना का टाइम पे ऐसे हम लोगों ने उधार दिया। हमारा छोटा छोटा देखो कितना छोटा हमारी बच्चा है। हमारा बच्चा को आज बाहर लेके धूप में बैठी हुई है, पानी तक नहीं है। क्या हम लोगों ने इनको बिगाड़ा? हम काम करके खा रहे हो, किसी का तो मदद नहीं मांगा। यही पे तो कोई मदद नहीं मिल रहा। जैसे तैसे करके बच्चा लेके छोटे छोटे हम जैसे जी रहा हूँ, उसके बाद भी ऐसे हमारी तोड़ फोड़ के जा रही है। अब घर कैसे चलाएंगे फिर? अब कैसे चलाऊं? भीख मांगना पड़ेगा। सब तो खुश है ना। और आज हमको भिखारी बनाए, कल ये सब लोगों ने भीख मांगेगा। हमारी जमीन 100 एकड़ में है, जिसमें से 50-60% पे इन्होंने अनलीगल कंस्ट्रक्शन की हुई है। तो इसको सबको हमें हटाना है और ये ड्राइव कंटिन्यू चलती ही रहेगी। ये जो भी कार्रवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे चल रही है और इसकी तारीख भी अब 5 तारीख में लगा हुआ है केस ये। तो एरिया सारा फॉरेस्ट है, साफ तो कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट एज पर लॉ प्रोसीड करने के लिए कह रहे हैं और एज पर लॉ ही चल रहे हैं।